बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर फरजान, विजिटिंग फैकल्टी मेंबर ICMAP। आपके CLS के सब्जेक्ट्स में हम अदर रेगुलेशंस के अंदर टुडे आई एम टॉकिंग टू विद यू ऑन अ न्यू टॉपिक दैट इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018। बेसिकली यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, ये हम पेंशन प्रोविडेंट फंड के लिए बात कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे दीज रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू द पेंशन फंड गवर्न्ड अंडर द वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स सिस्टम्स रूल्स। ये इसको हम नहीं कवर करेंगे। और सेकेंडली कंट्रीब्यूशन हम उसकी बात कर रहे हैं, तो जाहिर है हम यहाँ पे कंट्रीब्यूटरी फंड्स की बात कर रहे हैं, जो हमें IAS 19 हमारे फंड्स को दो हिस्सों में कर देता है। एक हमारे कंट्रीब्यूशन फंड हो जाते हैं और डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, प्रोविडेंट फंड का मैकेनिज्म बहुत मुख्तसर नाम से मैं डिस्कस करूंगा। इसमें एम्प्लॉई की सैलरी से हम एक अमाउंट डिडक्ट करते हैं और इक्वलेंट अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। और ये दोनों अमाउंट उसके बाद एक फंड को ट्रस्ट की शेप में फॉर्म करके उनको दे दिए जाते हैं और वो ट्रस्ट इन पैसों को इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे बेसिकली हम इन रेगुलेशंस में ये बात करेंगे कि एम्प्लॉय के जो पैसे हैं जो हैं उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उससे पहले मैं आपको कंपनी लॉ की कुछ रेगुलेशंस आपसे डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि ये पैसे जो डायरेक्शन हम करेंगे, ये पैसे कितने अरसे में कंपनी शुड ट्रांसफर। द कंपनी शुड ट्रांसफर दिस मनी विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर कर देना है। 218 सेक्शन है Companies Act 2017 का, which is saying that this money has to go to the fund within 15 days and where this money can be invested। तो उसके लिए उन्होंने बता दिया हमको कि ये मनी डिपॉजिट हो सकती है नेशनल सेविंग स्कीम, स्पेशल सेविंग अकाउंट्स and the company where the company itself is a scheduled bank, a special account to be opened by the company for the purpose either in itself or any other scheduled bank। इसके अलावा ये पैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स, रिडीमेबल कैपिटल, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट सिक्योरिटीज listed issued by a statutory body or the unit of the collective investment schemes। इसकी भी डेफिनेशन मैं आपसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेफरेंस में आपसे बात करूंगा। इस पे एंटिटीज विद एज नोटिफाइड बाय द एंटिटीज, तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अपनी। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। एंड वेयर अ ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड, अगर ट्रस्ट क्रिएट हम कर रहे हैं तो द ट्रस्ट द मनी हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रस्ट और द ट्रस्ट विल बी making the investments। This is what section 218 of the Companies Act 2017 is talking to। यहाँ से I will go back to my discussion where we were talking about contribution to provident fund। ओके, हम उस रेगुलेशन पे वापस चले जाएंगे यहाँ से। देखिए दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। इसके अंदर हम मजीद आगे जाएं तो हमें जो है डेफिनेशन कलेक्टिव की, जो मैंने आज किया था, कलेक्टिव जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है इनको टेक्निकली ये म्यूचुअल फंड्स हैं। जो म्यूचुअल फंड्स में हम प्रोविडेंट फंड इन्वेस्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड अपने तौर पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, लेकिन उनके साथ हमारा कंसल्टेशन रहता है, लेकिन हमारा ऑपरेशनल लेवल पे उनके साथ कोई चीज़ नहीं होती और ऑपरेशन में हम नहीं इन्वॉल्व होते। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हमारे, वो की लिमिट्स हमारी क्या है। देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने कहा लिस्टेड सिक्योरिटीज, तो यहाँ पे हमने कहा बॉन्ड्स, रिडीमेबल सिक्योरिटीज एंड लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनीज। तो यहाँ पे हमने दो चीजों की हमने बात की। तो यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट से हम जा रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट्स को हम ये देखें तो ये इन्वेस्टमेंट को दो से तीन ब्रॉड कैटेगरीज को हम पहले डिफाइन कर दें कि हम ये कह रहे हैं कि हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन डेट सिक्योरिटी। अब हमने डेट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अलग कर ली, डेट सिक्योरिटी जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट shall not exceed 50% ऑफ द साइज ऑफ द फंड। हमारे फंड का जो साइज है उसका 50% से ज्यादा पैसा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद कहा गया टोटल इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स, रिडीमेबल कैपिटल और securities or the instruments issued by the statutory body, the listed debt securities shall not exceed 30%। अब अगर 50 यहाँ से ले लें और 30 हम यहाँ से ले लें तो हम 80 की बात कर रहे हैं। फिर हमें मजीद एक कंडीशन दी गई
total investment at the time of making the investment in the listed equity, अब equity के अंदर का investment कर रहे हैं हम, and the total and the equity collective investment schemes यानी mutual fund जो equities में invest करते हैं, registered as notified entity with the commission under the NBFI non-banking financial companies NBFCs and notify entities regulations 208 shall not exceed 30%. देखिए ये 30 इस पॉइंट बी का 30 और इसका 50 में ले लूं तो ये 110 बन जाता है, लेकिन इसको कैप कहाँ किया गया, ये बताया गया कि ये आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या कर दिया, टोटल इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स इन द बॉन्ड्स, रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज, instrument issued by the statutory body or the listed public debt securities of a particular sector, किसी particular sector के साथ, और as per the sector classification shall not exceed 20% of this. तो टोटल को देखिए, ये टोटल 110 को यहाँ कैप किया गया था shall not exceed 50% कह के, तो उस 50% के ऊपर कैप कर दिया गया था कि हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लें तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना था, इसके साथ देखें तो 50 हो गया, अगर यहाँ 50 हमने कर लिया तो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गए हम, और ये 50 के बाद अगर मैं 30 यहाँ से किया तो फिर हम 20 यहाँ डाल सकते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, जब ये तो खत्म हो गया तो फिर ये यहाँ नहीं कर सकते, और यहाँ अगर हम कर रहे हैं तो 30 और 30 है तो 60 है, इसका मतलब इन दोनों को मिला के अगर हम करेंगे तो वो 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो टोटल हमारी जो परमिशन है टू इन्वेस्ट इस 50% और जिसके अंदर हमारे ब्रेकअप दे दिया गया। उसके बाद किसी एक सेक्टर के अंदर अगर हम जा रहे हैं, अब 1B यानी कि हम 1B के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हम किसी भी एक सेक्टर में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा जो है 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे, अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम 5 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 20% करके हमारा इन्वेस्टमेंट जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगेन 50 को हम ब्रेक नहीं कर सकते, हमें इसको ख्याल रखना। फिर उसमें भी एक पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर, एक सेक्टर में, एक एंटिटी में हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 5% ऑफ दैट इशू विच एवर इज लोअर, तो वहां पे हम 5% से ज्यादा उसमें नहीं जा सकते। तो ये कंडीशंस के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाता है। मेन पॉइंट आई एम डिस्कसिंग विद यू इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि हमने कहा हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और उसके साथ चलेगा। ठीक है सर, तो ये हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट की। तो इस तरीके से हमने अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर दिया। रिस्क को मजीद प्रोटेक्ट करने के लिए आगे क्रेडिट रेटिंग के रेफरेंसेस आएंगे, जिससे मैं आपसे पैक्रा पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उसके स्केल्स को भी आपसे डिस्कस कर लूंगा मैं। फिर हम कह रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन द लिस्टेड एक्विटी ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर, उसका अगर हम किसी एक्विटी उसमें है तो उसके लिए भी ब्रेकअप उन्होंने दे दिया हमको, 10% से ज्यादा इंडिविजुअल में नहीं आ सकते हम, उसका हमारा हो गया, तो वो भी लिमिट्स उन्होंने बता दी। फिर इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन द इक्विटी लिस्टेड इक्विटी ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी, तो पर्टिकुलर कंपनी के अंदर भी हमें बता दिया गया कि एक सेक्टर के अंदर हम कितना जा सकते हैं, पर्टिकुलर कंपनी में कितना जा सकते हैं, तो ये तमाम लिमिट्स हमारे पास साथ चल रही हैं। इसको देखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए अभी बात हो जाती है, इसका मतलब हमें एक बड़ी फॉर्मल किस्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी चाहिए, वो इसमें इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन तमाम चीजों को टेक केयर कर रही हो। टोटल इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम इन सिंगल एक्विटी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी म्यूचुअल फंड में शेड नॉट एक्सीड 10%। अगर किसी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम 10% ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर उसके इन्वेस्ट कलेक्टिव, देखिए यहाँ पे वर्ड है कलेक्टिव का वर्ड है, तो इसका मतलब अगर हम नाफा की बात कर रहे हैं, नेशनल बैंक फंड्स की बात कर रहे हैं, हमारे वबी फंड्स की बात कर रहे हैं, तो उनके मुख्तलिफ फंड्स हो सकते हैं, उनके साथ भी हमें जाना, तो एक में हम 10 और उसमें से किसी एक फंड के अंदर भी हम 5% से ऊपर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब वो भी फिर हमारा दो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर आईपीओ अगर है तो हम पब्लिक ऑफरिंग में आईपीओ है तो आईपीओ में भी हम 5% से ज्यादा नहीं जा सकते। तो ये पैरामीटर्स ख्याल रखिएगा, ये हमारे पास ये पैरामीटर्स आएंगे और इन पैरामीटर्स को हमें साथ लेके चलना है और इसको देखना होगा हमें। फिर कंडीशंस ऑफ द फॉर इन्वेस्टमेंट इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज, अब लिस्टेड सिक्योरिटीज की कंडीशन क्या है, फंड और द ट्रस्ट, जैसे मैंने कहा ट्रस्ट बन जाएगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बॉन्ड्स, रिडीमेबल and debt securities are similar instruments. Collective investment schemes registered as notified. अगर कोई funds हैं as notified register होने चाहिए. Then we are saying bonds and redeemable capital debt instruments issued by a statutory body. Such instruments shall be subject to following: where an investment is made in the equity securities of the listed companies, it shall be made only where the such company has a minimum profitable रिकॉर्ड ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। अगर किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में, तो कम से कम उसका 3 साल का हमारे पास
प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक XYZ कंपनी में कर दिया जो डिविडेंड ही नहीं डिक्लेयर करती। अगर वो डिविडेंड नहीं देती तो फिर जो प्रोविडेंट फंड की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर हम अपने मेंबर्स को रिटर्न कैसे देंगे? अगर ये पोजीशन है तो फिर हमारे हमें ये देखना होगा कि हम अपने मेंबर्स को रिटर्न कैसे देंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। तो देयरफॉर वी आर सेइंग नहीं पीती हो जाएगी। फिर क्या होना चाहिए? एट एवरेज डिविडेंड नॉट लेस देन 15%। कि एवरेज डिविडेंड जो 15% से कम ना आ रहा हो किसी साल में ड्यूरिंग द 2 ऑफ द 3 प्रीसीडिंग, पिछले दो सालों में 3 सालों में से, क्योंकि 3 साल का रिकॉर्ड ऊपर मांगा गया हमसे। तो ये कहा गया कि 15% से कम डिविडेंड दे रहे हो। फिर हम कह रहे हैं कि मिनिमम फ्री फ्लोट जो है, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फ्री फ्लोट होता है, shall not be less than 15% और द 50 मिलियन रुपी 50 मिलियन शेयर, सॉरी। तो शेयर से जो भी ज्यादा है उतना कम से कम फ्री फ्लोट से मतलब ये है वो शेयर ट्रेडेबल हो। ऐसा ना हो कि हमने ऐसे शेयर ले लिए जहां पे हम स्टकअप हो गए और हम आगे काम नहीं कर सक रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, ब्रेकअप वैल्यू इक्विवेलेंट और मोर देन द पार वैल्यू, यानी उसकी ब्रेकअप वैल्यू अगर उसका 10 रुपीज द फेस वैल्यू, तो ब्रेकअप वैल्यू 10 रुपीज ज्यादा होनी चाहिए। रिटेन अर्निंग नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अगर रिटेन अर्निंग नेगेटिव में होगी तो फिर ब्रेकअप वैल्यू उसकी लेस देन पार वैल्यू पे चली जाएगी। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। देखिए ये कंडीशंस आपके लिए क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वेयर द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द इक्विटी सिक्योरिटी व्हाट आर द कंडीशंस। तो ये तीन कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला जो है मैट्रिक्स पूरा, वो मैट्रिक्स इन जनरल है, उसमें कहाँ कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, सेक्टर वाइज एक्सपोजर, MCQ वगैरह के लिए भी हो सकता है, क्वेश्चन के लिए भी हो सकता है। Then where the investment is made in the bonds or redeemable capital, debt securities, or the instrument issued by a statutory body or a listed debt securities of a company, such securities shall be assigned a rating of A. अब यहाँ rating of A की बात की गई। I will show you a table of पैकरा, जो मैंने भी रेफर किया था थोड़ी देर पहले आपसे। मैं पैकरा का आपको टेबल दिखाता हूँ। देखिए ए से हम मतलब क्या लेते हैं, पहले ये भी देखने अच्छी तरह से। What do we mean by this? Just let me share the document with you. Just a minute, computer is taking some time to bring up the things. Sorry. Sorry, it's just taking some time. I'm just loading the document in. I'll keep this discussion here. मैं आपको A रेटिंग का जो है मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं उससे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ए में जो हम कहते हैं तो हमारा पॉइंट जो होता है वेरी हाई क्रेडिट एक्वालिटी, राइट। इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिट क्वालिटी बहुत हाई है एंड वेरी लो एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट क्वालिटी हाई है, क्रेडिट रिस्क बहुत कम है, एंड दिस कैपेसिटी इज नॉट सिग्निफिकेंटली वल्नरेबल टू द फोर्सिएबल इवेंट्स। ये वल्नरेबल नहीं है, तो इस मींस उनके पास से हमें पैसे, अगर हमें सिक्योरिटीज में कैश करना है तो हमें पैसे मिल जाएंगे और उसका कोई हमें इशू नहीं है। Provided that the commission may from time to time change the minimum rating requirement, वो बदल सकते हैं, उसको तो कोई हमें इशू नहीं है। ए या ए माइनस, डबल ए माइनस, इनमें सब में से एक ही चीज होती है जो मैंने भी आपको बताया। इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। ये मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए इसलिए नहीं कि पैकरा की रेटिंग आपसे नहीं पूछी जाती है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए अगर आप PACRA डालेंगे, पैकरा डालेंगे, तो आपको वहां वेब के ऊपर ये टेबल्स आपके सामने आ सकते हैं, आप इसको सर्च कर सकते हो। What we are saying here, we are saying very high credit quality है, very low expectation of credit risk, indicates very strong capacity for timely payment of the financial commitments, यानी अगर कोई इंटरेस्ट या इनकैशमेंट ड्यू हो रहा है तो वेरी स्ट्रॉन्ग है। एंड द मेन पॉइंट, द कैपेसिटी इज नॉट सिग्निफिकेंटली वल्नरेबल टू फोर्सिएबल इवेंट्स, कोई फोर्सिएबल इवेंट पे वल्नरेबल नहीं है। ओके, देन वी हैव, अगर हमारे पास आईपीओ हैं, आईपीओ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन द आईपीओ ऑफ द इक्विटी सिक्योरिटी शैल बी मेड इन द कंपनीज हैविंग प्रॉफिटेबल operational record. Fund or trust shall not subscribe an IPO of the equity underwritten in any way
बाय एसोसिएट, अगर एसोसिएट नहीं किया तो वो हम नहीं करेंगे। फंड्स और ट्रस्ट शैल नॉट सब्सक्राइब टू एन आईपीओ ऑफ अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। देखिए ये आईपीओ के लिए कंडीशन आ गई एग्जाम के लिए। अगेन अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन एग्जाम के लिए तो हमारे पास वो कंडीशन यहाँ पर आ गई। ओके, देखो व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ कि इन्वेस्टमेंट हम किस में कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये आई डिस्कस दैट विद यू, राइट। एंड देन वी हैव द आईपीओ पॉइंट, फैक्टर के पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। कंडीशंस हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स की जो कंडीशंस हैं दैट वी आर टॉकिंग ऑफ, वी हैव डिस्कस दोस कंडीशंस, राइट। तो हम इन तमाम चीजों से डिस्कशन हम करते जा रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। ओके, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ हियर। एंड देन व्हाट वी हैव, investment shall not be made in the listed security the issuer has defaulted। देखिए डिसक्वालिफिकेशन की कंडीशंस क्या है, अगर कोई डिफॉल्ट एंटिटी डिफॉल्ट करती है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मैंडेटरी सबमिशन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, regarding investment out of the fund or the trust, every company constituting a fund or trust as the case may be within 1 month or the close of every 6 months के अंदर हम क्या करेंगे, of such fund, the fund or the trust as the case may be submit to the commission the financial information of the fund or the trust as the case may be and contain in annexure A। अब annexure A देख लीजिए, annexure A क्या है हमारा। देखिए अभी हमने जो ऊपर बात की थी कि हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, देखिए वो पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ आ रही है। वो लिस्ट का हमें इंफॉर्मेशन एवरी 6 मंथ्स, क्योंकि ये एक्ट 2018 का, तो उन्होंने कंपैरेटिव आपको ये फॉर्म दे दिया इस तरह से। तो इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि हम तमाम इन्वेस्टमेंट जहां जहां हमने की हुई है, हाउ मच अमाउंट, अमाउंट क्या है हमारा और उसकी परसेंटेजेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारी क्या है, सो दैट इट कैन बी सीन कि हम कहीं अपनी वॉल्यूशन पे तो नहीं जा रहे। तो उसके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड एवरी 6 मंथ्स दिस रिपोर्ट हैज टू गो, द साइज ऑफ द ट्रस्ट और द फंड कितना है, उसके एसेट्स क्या है, कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फंड्स और ट्रस्ट क्या है, एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आउट ऑफ द फंड्स ट्रस्ट, जो फेयर वैल्यू है, एंड द परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फंड और ट्रस्ट, कितना हमने कहाँ डाला किया हुआ है, और फिर उसकी कंप्लीट ब्रेकअप और डिटेल हमारे पास यहाँ से आ जाएगी निकल के। ओके, तो दिस व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड एवरी 6 मंथली, हमें प्रोवाइड करना है विद इन 1 मंथ। अगेन आपको मैं यहाँ रेफर कर दूं एक दफा और किसको क्लियर कर दूं समराइज जाने से पहले हम स्विच ऑफ करें अपने डिस्कशन को। देखिए व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रीब्यूशन फंड की बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूशन फंड में जाएगा। दीज रेगुलेशन डू नॉट अप्लाई टू द पेंशन फंड वॉलंटरी स्कीम के लिए, उनके लिए अलग रेगुलेशंस हैं, उसके साथ वो काम करते हैं। ओके, वहां नहीं हमारा ये अप्लाई होगा। दिस इज व्हाट वी हैव वेरी क्लियरली सेड। फ्यू डेफिनेशंस आते हैं इसमें, कंपनीज और एक्ट का सेक्शन 218 रेफर किया गया, जहां पे हमें बताया गया कि जो 218 की रिक्वायरमेंट्स है, हमें ये 218 की रिक्वायरमेंट्स हमें फॉलो करनी है। वो मैंने आपको बताया, उसके अंदर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मैंने बात आपसे डिस्कस की जिसके अंदर, और उसके बाद हमने बताया विद इन 15 डेज द मनी हैज टू बी ट्रांसफर्ड। अगर आप ये पैसे नहीं ट्रांसफर करते तो आपको इसके ऊपर मार्कअप देना होगा, क्योंकि ये मेंबर्स का पैसा है, और मेंबर्स के पैसे का मतलब उसके ऊपर अर्निंग्स आनी चाहिए। आप किसी एक दफा क्विक रेफरेंस के लिए मैं रिपीट कर दूं, प्रोविडेंट फंड में हम पैसे एम्प्लॉय के पैसे सैलरी से भी डिडक्ट करते हैं, एम्प्लॉयर के पास से भी डिडक्ट करते हैं, और ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, से फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज अ सैलरी ऑफ 100,000 रुपी, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन हमने कहा उनसे हमने 8.33%। देखिए 8.33 की लॉजिक क्या है, हम ये कहते हैं 8.33 मल्टीप्लाई बाय 12 गिव्स अस 12 मंथ्स का अगर हम कर दें तो हमें जो है वो फिगर जाके उसका पूरा मिल जाएगा 1 सैलरी के बराबर। Okay, if I do this thing multiply by 12 तो it will give me टोटल 10% का जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो एक उनकी सैलरी का एक 10% कंट्रीब्यूट हो जाएगा उससे पूरे साल की सैलरी। ठीक है, तो हम 8.33% का देते हैं इसको, ये जी अब हमारा चले जाएगा, ये पूरी पूरी एक सैलरी की चली जाएगी वहाँ पे। लेट मी चेक वन थिंग प्लीज, 100%, 8.33, तो ये कंट्रीब्यूशन हम उनके पास दे देंगे, और ये कंट्रीब्यूशन भी जाएगी तो इसके ऊपर डेफिनेटली दिस विल बी इन्वेस्टेड इन द फंड, और वहां से उसके जो भी रिटर्न कैलकुलेट होंगे। देखिए कोई साहब अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविडेंट फंड से इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, ये उनका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है, और उसके साथ वो काम करता है। ओके, तो और कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी ये मैट्रिक्स जो डिटेल मैंने आपसे बात की, लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिस्टेड सिक्योरिटीज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, ये हमने कंप्लीट डिटेल में बात कर ली, उसकी परसेंटेजेस की हमने बात कर ली। उसके बाद हमने कहा कि जी
हमारी कंडीशंस जो है, ये कंडीशन मैंने एग्जाम के लिए आपको एम्फेसाइज की। ऊपर वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नजदीक, क्योंकि ऊपर वाली में थोड़ा सा ये कहते हैं, ये रटने वाली बात है, याद करने वाली है परसेंटेज। तो हम कोशिश करते हैं एग्जाम के अंदर लड़कों से ऐसे सवाल ना करें, कोशिश। लेकिन ये देखिए, इसको ये टेक इन फॉर ग्रांट मत ले लीजिए, ऐसे सवाल आ सकते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि ऐसे सवाल ना करें जहां उनको फिगर्स रखना हो। क्रेडिट रेटिंग की जब बात हुई, इसको देख लीजिएगा क्रेडिट रेटिंग के पॉइंट को। लेकिन जो रेटिंग का मैंने आपको पैकरा का डॉक्यूमेंट से रेफर किया, डजंट मीन कि आप उस डेफिनेशन को भी जाए, लेकिन ए और डबल ए माइनस ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इनका याद रखिएगा। इसके साथ आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का क्या कंडीशन है, वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया आपके साथ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होनी है, इसके बाद क्या होना है, और जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है। देखिए, ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है, अगेन जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहा, कि अगर हम आपको ये फिगर्स दे दें और आपसे हम कहें कि आप ये रिपोर्ट बना दें, ये डॉक्यूमेंट बना दें, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको बनाना आना चाहिए। और अगर देखिए ये डॉक्यूमेंट आपको बनाना आ गया और आपने इसको समझ लिया, तो आपका शुरू वाले बहुत सारे पॉइंट जो परसेंटेजेस पे थे वो कवर हो गए आपके। तो ये डॉक्यूमेंट को, इसको इग्नोर मत कीजिए। हम सबसे पहले ये एनालिसिस को इग्नोर कर देते हैं, विच इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, इसको हमने। ओके। और अगर इफ आई कैन शो यू द कंपनी द लॉ वन मोर टाइम, इफ पॉसिबल फॉर मी, लेट मी ट्राई इफ आई कैन डू इट फॉर यू। I don't know why it is hanging on. Maybe with some net problem or something. Otherwise, it should not have happened. In any case, मैं आपको स्टार्ट में इसको दिखा चुका हूँ। Therefore, please उसको वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि फिर ये हैंग ऑन हो रहा है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। जी सर।